हेलो, हाय एंड गुड इवनिंग ऑल माय व्यूअर्स। आई होप कि आप लोग सेफ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज का जो टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ, उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशंस बहुत कुछ होना चाहिए और होगी भी, उम्मीद है। इस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ना सिर्फ स्टूडेंट्स के पास होती है, बल्कि जो लोग साइंस स्टूडेंट नहीं है वो भी इस टॉपिक से जो है काफी अवेयर है। और अवेयरनेस की बात कही जाए तो इस टॉपिक की वैल्यू इतनी है कि बुक्स से निकलकर ये टॉपिक जो है टीवी शो में, बॉलीवुड की फिल्मों में, हॉलीवुड की मूवीज में और यहाँ तक कि न्यूज चैनल में अक्सर आपने डिबेट्स में तो देखा ही होगा। साथ ही साथ बाकायदा एक न्यूज चैनल पे इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया जा चुका है। सही समझे आप, उम्मीद है कि वहां तक पहुंच गए होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड्स, या आप इस टॉपिक को अलग अलग नेम से जानते हैं। बहुत कुछ इंफॉर्मेशंस आपके पास होगी और होना भी चाहिए। तो इस टॉपिक का जो मैंने नेम्स यहाँ मेंशन करे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, या यू कैन से मॉलिक्यूल्स ऑफ हेरिडिटी, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए एंड आरएनए, and both nucleic acid are also known as genetic materials। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस आपने अलग अलग बुक से कलेक्ट कर रखी होंगी, पढ़ी होंगी, उम्मीद है। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। बेसिकली प्लांट्स एंड एनिमल्स में बोथ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट अमाउंट्स। अलग अलग अमाउंट में दोनों आरएनए एज वेल एज डीएनए प्रेजेंट होते हैं। बट इन वायरसेस either RNA is present as a genetic material or DNA is present as a genetic material। दोनों में से सिर्फ एक ही होगा, किसमें? वायरसेस के अंदर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ आप चाहें तो जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, अभी बहुत कम, बहुत शॉर्ट में आपके लिखी हैं। पहली चीज बता दूं आपको कि न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा टॉपिक है जिसे एक दिन एक क्लास में कंप्लीट पढ़ा पाना बहुत मुश्किल है। मैं आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा, कोशिश करूंगा कि ईच एंड एवरी पार्ट आपको अच्छे से समझाया जा सके। तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं या नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं आपके लिए कि जनरल डेफिनेशन है ये, ठीक है। जनरली किस तरह से आप न्यूक्लिक एसिड को डिफाइन करेंगे। न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपको एक चीज बता दूं कि बहुत सी बुक्स जब आपने पढ़ी हो तो उसमें पता चला होगा कि न्यूक्लिक एसिड्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो अब देखिए इससे रिलेटेड कैसी एक डेफिनेशन बन सकती है, तो नोट करना चाहें तो नोट करिए। न्यूक्लिक एसिड्स आर मैक्रोमोलेक्यूल्स व्हिच आर मेड अप ऑफ चेन ऑफ रिपीटिंग मोनोमर्स, दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है ना। रिपीटिंग जो मोनोमर्स होते हैं उन्हें न्यूक्लियोटाइड की पूरी चेन होती है, तो बहुत से न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड की जनरल डेफिनेशन इस तरीके से आप अगर लिखना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। एनसीईआरटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी बहुत ज्यादा इसके बारे में पढ़ा होगा, कॉम्पिटिटिव बुक्स में इसके बारे में बहुत कुछ दिया होता है न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। तो उसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अगर बुक्स की बात करी जाए या बुक्स की डेफिनेशन की बात करी जाए तो उसको आप यूं लिख सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स, द मोनोमर्स यानी ब्रैकेट में आप लिखना चाहेंगे सर द मोनोमर्स के आगे रिपीटिंग यूनिट्स नोन एज न्यूक्लियोटाइड्स, यानी जो रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं उसकी वो क्या कहलाते हैं? नोन एज न्यूक्लियोटाइड। एंड हेंस समटाइम्स न्यूक्लिक एसिड्स आर आल्सो नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। बहुत सी बुक्स में न्यूक्लिक एसिड्स के लिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड टर्म भी यूज किया जा सकता है। एक और डेफिनेशन बताता हूं जो अक्सर जो बुक्स में पढ़ता हूं उसमें से एक बहुत अच्छी बुक है जो बायोकेमिस्ट्री की बुक है, जिन्होंने पढ़ी होगी। उसमें एक राइटर है जीएल जैन, फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिस्ट्री के नाम से बुक है। उन्होंने बहुत अच्छे से, जाहिर सी बात है वो केमिस्ट्री या केमिस्ट थे, तो उस बेसिस पर यानी केमिकल बेसिस पर अगर डेफिनेशन दी जाए न्यूक्लिक एसिड की तो क्या होगी? न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए दोनों के बारे में बात कर रहा हूं। तो न्यूक्लिक एसिड की
जो है ना केमिकल बेसिस पर किस तरह से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो लिखना चाहें तो इसको भी लिखिएगा। न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोमोलिक्यूल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, बायोमोलिक्यूल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, यानी इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है ना बहुत होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोपॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल्स, बायोपॉलीमर्स को लिख सकते हैं या बायोपॉलीमर्स लिखें या बायोमोलिक्यूल्स लिखें। न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोपॉलीमर्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट विद मोनोन्यूक्लियोटाइड एज देयर रिपीटिंग यूनिट, जस्ट एज। रिपीटिंग यूनिट से मतलब क्या है कि बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं इसके, और इसके अंदर बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स की कंपैरिजन किससे करी जा रही है? लाइक अमीनो एसिड आर द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स। ये डेफिनेशन जो है बहुत सी बुक्स में दी जाती है। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी डेफिनेशंस नोट कर सकते हैं, और जो आपको डेफिनेशन बहुत सिंपल आसान लगे वो आप नोट करके उसको लर्न कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। बहुत सी बुक्स होती हैं, इनको पढ़ें और पढ़ने के बाद जो डेफिनेशन आपके माइंड में सेट हो जाए उसी के अकॉर्डिंग ही आप हमेशा इसको डिफाइन कीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और। जैसे मैंने आपसे कहा कि इससे रिलेटेड बहुत सी इंफॉर्मेशंस वर्ल्ड वाइड मिलती हैं। आप कहीं पर भी सर्च करेंगे तो न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, तो डीएनए, आरएनए, उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स, आरएनए के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करे गए, बहुत डिटेल है इसके बारे में, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, और डीएनए आरएनए से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट रिसर्चर्स किए हैं, किस साइंटिस्ट ने, किस बायोलॉजिस्ट ने क्या कहा। जॉन फ्रेडरिक मिशर 1869 में isolate the nuclei from pus cell WBCs and found a phosphate rich compound। उस phosphate rich compound को उन्होंने न्यूक्लिन का नाम दिया था। न्यूक्लियस से रिलेटेड न्यूक्लिन टर्म यूज कर दिया था किसने? फ्रेडरिक मिशर ने, ठीक है। और उसके बाद आगे चल के इनके रिसर्च और भी होते रहे। फिर इन्होंने सैलमन स्पर्म के ऊपर फिर से एक ऐसा कंपाउंड देखा जिसे इन्होंने न्यूक्लिन की जगह फिर कहा न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स टर्म यूज करा था। तो फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड जो डिस्कवरीज हैं उसमें उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने सबसे पहले WBCs के न्यूक्लियाई से न्यूक्लिन टर्म दिया, ठीक है। न्यूक्लिन टर्म वाज गिवन बाय मिशर। सेकंड देखें आप तो बात ये आती है कि हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म न्यूक्लिक एसिड। तो लुक एट हियर, अल्टमैन 1899 इंट्रोड्यूस्ड द टर्म न्यूक्लिक एसिड। यानी अल्टमैन नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ही न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था। उन्होंने कैसे देखा? अब इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, डिटेल में अगर आप चाहें तो मैं आपको जल्दी से बता दूं कि जो न्यूक्लिन जो टर्म यूज किया फ्रेडरिक मिशर ने, तो अल्टमैन ने उसी से एक स्टेप आगे फॉरवर्ड करते हुए जाते हुए ये देखा कि न्यूक्लिन के अंदर सब एसिडिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। उस बेसिस पर इसका कुछ नाम एसिड से रिलेटेड रखने की कोशिश की गई। तो अल्टमैन ने जब इसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी को देखा तो इस न्यूक्लिन का नाम बाद में न्यूक्लिक एसिड रख दिया था अल्टमैन ने। अगला जो नाम है वह एमिल फिशर 1880। इनका एग्जैक्ट जो रिसर्च वर्क है वो 1880 से 1890 के बीच में, तो इसलिए इनकी बहुत सी बुक्स में 1880 लिखा होता है। 80s के टाइम पे उन्होंने क्या काम करा था? डिस्कवर 2 नाइट्रोजनस बेसेस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था इनका भी। इन्होंने न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर पाए जाने वाले 2 नाइट्रोजनस बेसेस, यानी आप समझ गए होंगे प्यूरिन एंड पायरिमिडीन को डिस्कवर करा था, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हर्टविग HERTWIG 1884 में क्लेम दैट न्यूक्लिन, जिसको न्यूक्लिक एसिड माना जाने लगा, इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हेरिडिटी कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन के लिए न्यूक्लिक एसिड ही रिस्पांसिबल है। इस बात को सबसे पहले प्रूव किया या क्लेम किया था हर्टविग ने। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले साइंटिस्ट, तो PA लेविन 1910। इनका भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत वैल्यू है इनके वर्क की।
तो लेविन ने 1910 में क्या करता है, रिकॉग्नाइज्ड ए 5 कार्बन शुगर, डीऑक्सीराइबो शुगर। आपने स्ट्रक्चर के बारे में बात सुनी होगी कि 5 कार्बन शुगर जो पाई जाती है उसको किसने डिस्कवर किया था, ये बताने की कोशिश की जा रही है। लेविन ने 1910 में रिकॉग्नाइज्ड 5 कार्बन शुगर डीऑक्सीराइबो शुगर के नाम से जानी जाती है। फिर इनका ही नाम लिखा हुआ है P11 ने 1931 में स्ट्रेस 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए को स्ट्रेस किया और उससे रिलेटेड इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को भी स्टडी किया था। तो देखिए यहां मेंशन कर रखा मैंने स्ट्रेस 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो इन्होंने ही न्यूक्लिक एसिड्स को डिस्कवर किया था और इन्होंने इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को भी स्टडी किया। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले साइंटिस्ट का। बहुत ज्यादा साइंटिस्ट इस वर्क से रिलेटेड बहुत नाम आपने सुने होंगे, उसमें से ये नाम भी बहुत फेमस है। ओटी एवरेट, कॉलिन मैकलॉयड एंड मैककार्टी 1944 demonstrated that DNA is directly involved in inheritance, यानी ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है डीएनए के बारे में कहा गया। ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने और भी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से बहुत से और भी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस दी हैं इसके बारे में। जो भी इंफॉर्मेशन डीएनए आरएनए से रिलेटेड है उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया गया है। ये नहीं कि हवा में ही बात हो गई, ठीक है। डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, इसको भी बहुत से एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया और आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल इसको भी बहुत से एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किए गए हैं सारी चीजें, ऑथेंटिक है ये सब। तो लास्ट जो साइंटिफिक नेम है एमएस मिज़ेल्सन एंड एफएच स्टॉल 1957 एक्सपेरिमेंटल एविडेंस प्रूव दैट न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम ए जेनेटिक मटेरियल, यानी न्यूक्लिक एसिड ही फॉर्म करते हैं या बनाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं जेनेटिक मटेरियल को। तो ये कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड, ये आपने अपने पास नोट कर लेना है और बाकी जो चीजें आपने इससे रिलेटेड पढ़ी हैं नो डाउट कि इसके बाद मैं आपको स्टेप वाइज पढ़ाऊंगा। अगले आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट क्लास में जो आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर यानी बेसिक कंपोनेंट्स पढ़ाऊंगा पहले आपको न्यूक्लिक एसिड्स के। देयर आर 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ईच न्यूक्लिक एसिड, आपने सुना होगा। एक होता है फॉस्फेट ग्रुप या फास्फोरिक एसिड, दोनों डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर जो सेकंड होता है वो होता है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर भी दोनों यानी डीएनए और आरएनए दोनों पाई जाती है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है विद स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको, उसके जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो भी बताऊंगा। फिर नाइट्रोजन बेसिस कौन से डीएनए में होते हैं और क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या केमिकल फार्मूला होता है, वो सब भी अगले ही क्लास में आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, अगले क्लास के लिए भी आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा बहुत जल्द अगली क्लास लेके आऊंगा। आई होप कि आज की क्लास से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो आपके बहुत काम आएगी। अपना ध्यान रखिएगा। गुड लक एंड गुड बाय।